बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जासूसी जंक्शन में खुश आमदीद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जॉन मैकेंजो की टैक्सी जब सफारत खाने के मेन गेट के सामने जाकर रुकी तो उसे घर से चले हुए 1 घंटा गुजर चुका था। रास्ते में ट्रैफिक जनरल चेकिंग की वजह से आधा घंटा लग गया था। टैक्सी रुकते ही जॉन मैकेंजो ने मीटर देखकर अंदर बैठे बैठे किराए की रकम अदा की और फिर वसी ही तामल ट्रांसमीटर, बैग और रकम का ब्रीफ केस उठाए वो टैक्सी से नीचे उतर आया। टैक्सी ड्राइवर ने भारी टिप मिलने की वजह से उसे बाकायदा सलाम किया और फिर टैक्सी तेजी से आगे बढ़ती चली गई, जबकि जॉन मैकेंजो बैग और ब्रीफ केस उठाए मेन गेट की साइड पर बने हुए इस्तकबालिया केबिन की तरफ बढ़ता चला गया। यह एक खासा बड़ा कमरा था जिसमें एक बड़ी सी मेज के पीछे एक नौजवान बैठा हुआ था। वो वेस्टर्न कार्मन का बाशिंदा था, लेकिन उसे मकामी ज़बान पर अबूर था क्योंकि वह वहाँ मौजूद एक मकामी शख्स के साथ मकामी ज़बान में ही गुफ्तगू कर रहा था। चूँकि वह मसरूफ़ था इसलिए जॉन मैकेंजो सामान नीचे रखकर एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। जब रिसेप्शनिस्ट अपने सामने बैठे हुए मकामी आदमी से फारिग हो गया तो वो जॉन मैकेंजो से मुखातिब हुआ। जॉन मैकेंजो ने चूँकि मकामी लोगों जैसा मेकअप कर रखा था इसलिए रिसेप्शनिस्ट ने उसे मुकामी समझकर मकामी ज़बान में ही गुफ्तगू शुरू की, लेकिन जॉन मैकेंजो मुकामी ज़बान न जानता था इसलिए उसने मुस्कुराते हुए वेस्टर्न कार्मन ज़बान में जवाब देते हुए सेकंड सेक्रेटरी खारजा ऑर्नल्ड से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की। एक मकामी आदमी के मुंह से वेस्टर्न कार्मन ज़बान सही लहजे में सुनते ही रिसेप्शनिस्ट बुरी तरह चौंक पड़ा। उसके चेहरे और आंखों से शदीद हैरत के आसार झलकने लगे। आप हैरान ना हो, मेरा ताल्लुक वेस्टर्न कार्मन से ही है, जॉन मैकेंजो ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर आप तो मुकामी हैं फिर? रिसेप्शनिस्ट ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी, अब जॉर्ज आर्नल्ड से मेरी बात कराएं, जॉन मैकेंजो ने स्पार्ट लहजे में जवाब देते हुए कहा। आप उनसे क्या बात करना चाहते हैं, पहले हमें बताएं। रिसेप्शनिस्ट ने चौंकते हुए लहजे में कहा। आप उनसे कहें कि वाइल्ड रिसेप्शनिस्ट केबिन में मौजूद है। हवाले के लिए जजीरा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दें, वो समझ जाएंगे, जॉन मैकेंजो ने जवाब देते हुए कहा। रिसेप्शनिस्ट इस अजीबोगरीब हवाले पर चंद लम्हे तो हैरत से जॉन मैकेंजो की सूरत देखता रहा। फिर उसने कंधे उचकाते हुए अपने सामने पड़ा हुआ टेलीफोन अपनी तरफ खिसकाया और उसका रिसीवर उठाकर तेज़ी से नंबर डायल करने लगा। नंबर डायल करते हुए भी उसकी नज़रें जॉन मैकेंजो पर ही जमी हुई थीं और आंखों से हैरत और उलझन के मिले जुले तासुरात नुमाए थे। हेलो, रिसेप्शनिस्ट रूम से बोल रहा हूँ, जॉर्ज आर्नल्ड साहब से मिला दें। राब्ता कायम होते ही रिसेप्शनिस्ट ने संजीदा लहजे में कहा और फिर चंद लम्हों बाद वो दोबारा बोला। सर, रिसेप्शनिस्ट बोल रहा हूँ, एक मकामी नौजवान यहाँ मौजूद है। वो कहता है कि उसका ताल्लुक वेस्टर्न कॉर्मन से है। वो आपसे बात करना चाहता है, नाम वाइल्ड बता रहा है और कह रहा है कि हवाले के लिए जजीरे का लफ्ज़ काफ़ी साबित होगा। रिसेप्शनिस्ट ने यूं डरते डरते कहा जैसे इस मज़का खेज़ पैगाम पर उसे दूसरी तरफ से बुरी तरह झाड़ पड़ने का खदशा हो, मगर दूसरी तरफ से होने वाले रद्द-ए-अमल ने उसे बुरी तरह चौंका दिया। बेहतर जनाब, बात कर लीजिए जनाब, रिसेप्शनिस्ट ने कहा और फिर उसने रिसीवर जॉन मैकेंजो की तरफ बढ़ाते हुए इस बार मुअद्दबाना लहजे में कहा। सर, बात कीजिए। उसके लहजे के साथ साथ आंखों से भी एहतराम झलकने लगा था। जॉन मैकेंजो ने मुस्कुराते हुए रिसीवर थाम लिया। यस, वाइल्ड बोल रहा हूँ, रिसीवर लेते ही जॉन मैकेंजो ने स्पार्ट लहजे में कहा। आप पहुँच गए सर, दूसरी तरफ से सेकंड सेक्रेटरी जॉर्ज आर्नल्ड ने एहतराम भरे लहजे में कहा। शायद अब उसे जॉन मैकेंजो की असल पोजीशन का इल्म हो चुका था। हाँ, पहुँच गया हूँ। मेरे पास एक ब्रीफ केस है, उसमें रकम और एक बैग में वसी ही तामल का ट्रांसमीटर है, जॉन मैकेंजो ने कहा। ठीक है जनाब, मैं आपको लेने खुद आ रहा हूँ। मोहतरम सफ़ीर साहब आपसे फौरी तौर पर मिलना चाहते हैं, सेकंड सेक्रेटरी ने जवाब दिया। ओह, क्यों, क्या हो गया? माल तो बखैरियत पहुँच गया था ना, जॉन मैकेंजो ने चौंकते हुए कदरे तशवीश भरे लहजे में कहा। हाँ, माल तो बखैरियत पहुँच गया है, लेकिन अब मालूम हुआ है कि माल में खोट है। बहरहाल मुझे ज़्यादा तफसील मालूम नहीं। सफ़ीर साहब को इल्म है, आप रिसीवर रिसेप्शनिस्ट को दे दें, जॉर्ज आर्नल्ड ने कहा और जॉन मैकेंजो ने रिसीवर रिसेप्शनिस्ट की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन अब उसके चेहरे पर शदीद तशवीश के आसार नुमाया हो गए थे। माल में खोट के अल्फाज ने उसे हैरत ज़दा कर दिया था। उसका वाज़ेह मतलब यही था कि सरदावर असल नहीं है, लेकिन ये कैसे हो सकता था? इमरान ने उसके सामने लेबार्ट्री फ़ोन करके सरदावर से बात की थी और सरदावर को वो इमरान के फ्लैट से ही ले आया था। उसके बाद अब सफारत खाने वालों को कैसे इल्म हो गया कि वो असल सरदावर नहीं बल्कि नकली हैं? वो सोच रहा था कि अगर वाकई सरदावर नकली हैं तो इसका मतलब है कि उसने ज़िंदगी में सबसे बड़ा धोखा खाया है, लेकिन बात उसकी हलक से उतर ना रही थी। सर, अगर कोई गुस्ताखी हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। उसी लम्हे रिसेप्शनिस्ट की आवाज़ सुनाई दी और जॉन मैकेंजो चौंक पड़ा। ओह, कोई बात नहीं, बहरहाल एक बात का ख्याल रहे कि बात लीक आउट ना हो, मामलात इंतहाई खुफिया हैं, जॉन मैकेंजो ने उसे समझाते हुए कहा। आप बेफिक्र रहें जनाब, मैं समझ गया हूँ।
रिसेप्शनिस्ट ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, और फिर इससे पहले कि जॉन मैकेंजो कोई और बात करता, केबिन का अंदरूनी दरवाज़ा खुला और सेक्रेटरी जॉर्ज आर्नल्ड अंदर दाखिल हुआ। रिसेप्शनिस्ट उसे देखते ही तेज़ी से उठ खड़ा हुआ। आइए जनाब, जॉर्ज आर्नल्ड ने अंदर दाखिल होते ही जॉन मैकेंजो से मुखातिब होकर कहा, और जॉन मैकेंजो उठ खड़ा हुआ। ये सामान, जॉन मैकेंजो ने बैग और ब्रीफ केस की तरफ इशारा करते हुए कहा। आप बेफिक्र रहें, सामान पहुंच जाएगा। मैंने उन्हें फ़ोन पर ही हिदायत दे दी हैं, जॉर्ज आर्नल्ड ने रिसेप्शनिस्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, और जॉन मैकेंजो ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाया और फिर जॉर्ज आर्नल्ड के पीछे चलता हुआ अंदरूनी दरवाज़ा क्रॉस करके एक छोटी सी राहदारी में पहुंच गया। राहदारी का इख्तिताम एक बरामदे में हुआ। बरामदे से गुजरते हुए वो खासा फासला तय करके एक छोटे से कमरे में पहुंच गए। कमरे में दाखिल होकर जॉर्ज आर्नल्ड ने दरवाज़ा बंद किया और फिर स्विच बोर्ड का एक बटन दबा दिया। बटन दबते ही कमरा लिफ्ट के से अंदाज में नीचे उतरता चला गया। क्या सफ़ीर साहब का तहखानों में दफ्तर है? जॉन मैकेंजो ने हैरत भरे लहजे में पूछा। नहीं, दफ्तर तो ऊपर है, लेकिन वो आम इस्तेमाल के लिए है। मखसूस बातचीत के लिए तहखानों में एक कमरा बनाया गया है। सफ़ीर साहब आपसे वहाँ मुलाकात करेंगे, जॉर्ज आर्नल्ड ने जवाब दिया, और जॉन मैकेंजो ने सर हिला दिया। चंद लम्हों बाद कमरा रुक गया तो जॉर्ज आर्नल्ड ने दरवाज़ा खोला और फिर वो दोनों बाहर निकल आए। अब वो एक पतली सी गैलरी में आ गए थे। गैलरी के इख्तिताम पर एक और दरवाज़ा नज़र आ रहा था। उस दरवाजे के ऊपर सुर्ख रंग का बल्ब जल रहा था और उसके सामने एक मुसल्ला गार्ड बड़े चौकन्ने अंदाज में खड़ा हुआ था। जॉर्ज आर्नल्ड को देखते ही उसने बड़े मोदबाना अंदाज में सलूट किया। सफ़ीर साहब पहुंच गए हैं? जॉर्ज आर्नल्ड ने गार्ड से पूछा। बस आने वाले हैं जनाब, गार्ड ने मोदबाना अंदाज में जवाब देते हुए कहा, और फिर आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। जॉर्ज आर्नल्ड और जॉन मैकेंजो आगे पीछे चलते हुए अंदर दाखिल हो गए। ये एक खासा बड़ा कमरा था जिसे दफ्तर के से अंदाज में सजाया गया था। एक बड़ी सी मेज़ के पीछे ऊंची नशिस्त वाली कुर्सी पड़ी थी। मेज़ के सामने 4 कुर्सियां थी। तशरीफ़ रखिए, सेकंड सेक्रेटरी ने मेज़ के सामने पड़ी हुई एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, और जॉन मैकेंजो कुर्सी पर बैठ गया। जॉर्ज आर्नल्ड ने दूसरी कुर्सी संभाली। चंद लम्हों बाद ही शुमाली दीवार में मौजूद दरवाज़ा खुला और एक उधेड़ उम्र की बावकार शख्सियत अंदर दाखिल हुई। जॉर्ज आर्नल्ड उसे देखते ही एहतरामन खड़ा हो गया, और जॉन मैकेंजो भी समझ गया कि आने वाले सफ़ीर साहब हैं, इसलिए वो भी एहतरामन उठ खड़ा हुआ। जॉन मैकेंजो साहब तशरीफ़ ले आए हैं जनाब, जॉर्ज आर्नल्ड ने तारुफ कराते हुए कहा। आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई है जनाब, तशरीफ़ रखें, सफ़ीर साहब ने बाकायदा मुसाफा करते हुए बड़े पुरखलूस लहजे में कहा, और जॉन मैकेंजो भी रस्मी फ़िक्रे बोलकर कुर्सी पर बैठ गया। आपका तफसीली तारुफ रेड फॉक्स ने करवा दिया है, इसलिए हम आपसे तफसीली बात कर सकते हैं। आप जानते हैं कि वेस्टर्न कॉर्मन और पाकेशिया के दरमियान इंतहाई दोस्ताना ताल्लुकात कायम हैं और बेशुमार मुआहिदे भी हैं। उन ताल्लुकात को ज़रा सा नुकसान पहुंचने से आलमी सतह पर बड़े संजीदा मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन हम ये बात भी जानते हैं कि रेड फॉक्स और आप वेस्टर्न कॉर्मन की फलाह बहबूद के लिए ही काम कर रहे हैं। चुनांचे जब रेड फॉक्स ने हमें बताया कि यहाँ के एक मारूफ साइंसदान सरदावर को आपने अगवा कर लिया है और उसे सफारत खाने ले जाकर यहाँ से वेस्टर्न कॉर्मन पहुँचाना है, तो मजबूरन हमें हामी भरनी पड़ी। लेकिन आपको इस बात का अच्छी तरह एहसास होना चाहिए कि सरदावर की सफारत खाने में मौजूदगी का हर लम्हा हमारे लिए बारूद के ढेर पर बैठने के मुतरादिफ होगा। सफ़ीर साहब ने धीमे लहजे में बात करनी शुरू की तो पूरी तकरीर ही कर डाली। मैं समझता हूँ जनाब, लेकिन इसके बगैर चारा भी न था, जॉन मैकेंजो ने स्पार्ट लहजे में कहा। उसके लहजे में ना चाहने के बावजूद हल्की सी तलखी भी उभर आई थी, क्योंकि सफ़ीर साहब यूँ बात कर रहे थे जैसे वो शुगल के तौर पर साइंसदानों को अगवा करते फिर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारी भी मजबूरियां हैं। हम सरदावर को बाहर जाने से पहले सफारत खाने के अंदर नहीं रख सकते, इसलिए मैंने सफारत खाने से हटकर इंतज़ाम कर दिया है, सफ़ीर साहब ने स्पार्ट लहजे में जवाब देते हुए कहा। सफारत खाने से हटकर? क्या मतलब? जॉन मैकेंजो ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। शहर से बाहर एक मज़ाफ़ाती कॉलोनी में हमारे पास एक ऐसी कोठी है जिसका ताल्लुक़ किसी तौर भी सफारत खाने के साथ ना है। इस कोठी में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का दफ्तर कायम है, जो एक ऐसे शख्स का है जिसे वेस्टर्न कॉर्मन से आए हुए 20 साल हो चुके हैं। वो 20 सालों से यहाँ का शहरी है, इसलिए मौजूदा हुकूमत उसे वेस्टर्न कॉर्मन की बजाय यहाँ का ही बाशिंदा समझती है। उसका असल नाम तो मैकडॉनल्ड था, लेकिन यहाँ आकर उसने मकामी मज़हब भी ज़ाहरी तौर पर रखा हुआ है और अपना नाम भी मकामी रखा हुआ है। अब उसका नाम फजल हुसैन है। यूँ समझो कि सियासी और समाजी तौर पर हमारा बेहतरीन मुखबर है। यहाँ के सियासी, समाजी और आला तबकों में उसका खासा बड़ा नाम है और वो दरपर्दा हमारा बेहतरीन और बाएतमाद आदमी है। इस कोठी के एक हिस्से में वो खुद भी रहता है। इस कोठी के नीचे खुफिया तहखाने हैं। हमने सरदावर को वहाँ रखा हुआ है ताकि यहाँ की सीक्रेट सर्विस किसी भी वजह से सफारत खाने से मशकूक भी हो जाए तो कम अज़ कम सरदावर सफारत खाने से दस्तयाब ना हो सके।
सफ़ीर ने तफसील बताते हुए कहा। आपने उन्हें यहाँ सफारत खाने से वहाँ भेजा है या बराह रास्त हेलीकॉप्टर के जरिए जजीरे से वहाँ पहुँचाया है? जॉन मैकेंजो ने पूछा। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। मुझे रेड फॉक्स की हिदायत भी मालूम थी, इसलिए मैंने उसका इंतज़ाम पहले कर दिया था। फजल हुसैन को मैंने आगाह कर दिया था। वो खुद कार लेकर शहर से बाहर एक पहाड़ी के करीब मौजूद था। हेलीकॉप्टर वहाँ उतरा, सरदावर को फजल हुसैन की कार में मुंतकिल कर दिया गया और फिर हेलीकॉप्टर यहाँ वापस आ गया। सफ़ीर ने जवाब दिया। लेकिन उन्हें जब मुल्क से मुंतकिल करना होगा तब भी तो उन्हें सफारत खाने लाया जाएगा। जॉन मैकेंजो ने कहा। हाँ, इसका इंतज़ाम भी मैंने सोच लिया था। जिस रोज़ मुलाजिम की मौत की खबर नशर की जाती उसी रोज़ उन्हें खुफिया तौर पर यहाँ लाया जाता। लेकिन अब तो सरदावर की हैसियत ही मशकूक हो गई है, इसलिए फ़िलहाल तो बाहर भेजने वाले इंतजामात भी मुलतवी कर दिए गए हैं। सफ़ीर साहब ने कहा। हैसियत कैसे मशकूक हो गई है? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। प्लीज़ इसकी वजाहत करें। जॉन मैकेंजो ने तेज़ लहजे में पूछा। ये आप पूछ रहे हैं? हालांकि रेड फॉक्स ने आपकी ही कॉल की वजह से उसे मशकूक करार दिया है। वो बता रहे थे कि आपने उन्हें कॉल करके कहा है कि सरदावर मशकूक है और आप उसकी तहकीक करेंगे। सफ़ीर ने हैरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओह, ज़रूर कोई गड़बड़ हो गई है। मैंने तो उन्हें कॉल नहीं किया। मेरा ट्रांसमीटर मंगवाएं, मैं उनसे बात करता हूँ। जॉन मैकेंजो ने इंतहाई तेज़ लहजे में कहा। आपने कॉल नहीं की तो फिर? सफ़ीर की आंखें हैरत से चौड़ी होती चली गईं। साथ बैठा हुआ जॉर्ज आर्नल्ड भी हैरान नजर आ रहा था। आप ट्रांसमीटर मंगवाएं प्लीज़, जल्दी। जॉन मैकेंजो ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। ट्रांसमीटर की क्या ज़रूरत है? आप फ़ोन पर उनसे बात कर सकते हैं। सफ़ीर ने सामने पड़े हुए सुर्ख रंग के फ़ोन की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं, टेलीफोन लाइन कैच भी हो सकती है। जॉन मैकेंजो ने सर हिलाते हुए कहा। जी नहीं, ये हॉट लाइन है, इसे कैच नहीं किया जा सकता। आप इत्मीनान से फ़ोन कर सकते हैं। सफ़ीर ने कहा और जॉन मैकेंजो ने हॉट लाइन का सुनते ही सुर्ख रंग के फ़ोन को झपट कर उठाया और अपने सामने रखकर उसका रिसीवर उठा लिया। कोड क्या है? वेस्टर्न कॉर्मन का। जॉन मैकेंजो ने पूछा। हॉट लाइन पर कोड की ज़रूरत नहीं है, आप रेड फॉक्स के नंबर डायल करें, सिलसिला मिल जाएगा। सफ़ीर ने जवाब दिया और जॉन मैकेंजो ने सर हिलाते हुए तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, रेड फॉक्स। चंद लम्हों बाद ही दूसरी तरफ से रेड फॉक्स की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। यस, मैं वाइल्ड बोल रहा हूँ। जॉन मैकेंजो ने तेज़ लहजे में कहा। हाँ, क्या रिपोर्ट है? सरदावर के मुतालिक कुछ पता चला कि वो असली हैं या नकली? दूसरी तरफ से रेड फॉक्स ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। जनाब, आपको किसने कहा है कि वो नकली हैं या मशकूक हैं? जॉन मैकेंजो ने सख्त लहजे में कहा। किसने कहा है? क्या मतलब? थोड़ी देर पहले तुमने तो टेलीफोन कॉल करके खुद कहा है, अब पूछ रहे हो किसने कहा है? रेड फॉक्स ने गुस्सीले लहजे में जवाब देते हुए कहा। मैंने तो आपको टेलीफोन पर कॉल नहीं किया जनाब, ट्रांसमीटर पर बात हुई थी सरदावर को जजीरे पर ले जाने से पहले। अलबत्ता अब मैं सफारत खाने से आपको हॉटलाइन पर फ़ोन कर रहा हूँ। जॉन मैकेंजो ने उलझे हुए लहजे में कहा। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी आवाज़ और लहजा पहचानता हूँ। टेलीफोन पर मैंने खुद तुमसे पूछा था, तुमने जवाब दिया था कि ट्रांसमीटर ख़राब हो गया है और ख़ुद ही बताया था कि चूंकि मैंने एक कार में सरदावर के हुलिये जैसा शख्स गुजरते हुए देखा है, इसलिए सरदावर मशकूक हो गए हैं और तुम इस बात के लिए इमरान को टटोलोगे। रेड फॉक्स ने इंतहाई सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओह सर, ज़रूर ये कोई खौफनाक चक्कर है। मैंने तो ऐसी बात नहीं की। मैं तो जजीरे से सरदावर को हेलीकॉप्टर पर सवार करके सीधा सफारत खाने में आया हूँ। आपने इमरान का नाम लिया है तो ये यकीनन इमरान होगा। जॉन मैकेंजो ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर अब शदीद तरीन उलझन के तासुरात नुमाया थे। ओह, अगर ऐसा है तो फिर तो वाकई मिशन सख्त ख़तरे में है। ओह, मैंने तो उससे सफारत खाने और हेलीकॉप्टर का भी जिक्र कर दिया था और सरदावर का भी जिक्र किया था। इसका मतलब है कि उसे पूरी तरह इल्म हो गया कि सरदावर सफारत खाने में लाए गए हैं। वो तो फ़ौरन वहाँ छापा मारेगा। रेड फॉक्स के लहजे में इस बार शदीद घबराहट थी। सर, आप घबराएं नहीं, हमारे सफ़ीर साहब ने पहले ही समझदारी से काम लिया है। उन्होंने सरदावर को सफारत खाने में नहीं रखा बल्कि एक खुफिया जगह रखा है जिसका सफारत खाने से ताल्लुक साबित नहीं हो सकता। बहरहाल वो असल सरदावर हैं। जॉन मैकेंजो ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। ओह, फिर तो ठीक है, वरना अगर सरदावर सफारत खाने से बरामद हो जाते तो इंतहाई पेचीदगियाँ बैनुल-अक़वामी सतह पर पैदा हो जाती। लेकिन अब उनके बाहर निकालने के लिए कोई नया प्रोग्राम सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब इमरान कम अज़ कम सफारत खाने से मशकूक हो गया है। अब वो मुलाजिम की मौत का सुनकर ताबूत चेक कराने से भी बाज नहीं आएगा। रेड फॉक्स ने कदरे संभलते हुए लहजे में जवाब दिया। हाँ, आपकी बात तो दुरुस्त है। वैसे तरकीब लाजवाब थी। अब सरदावर का इस मुल्क से बाहर निकालना मसला बन जाएगा। जॉन मैकेंजो ने कहा। ठहरो, मुझे सोचने दो। दूसरी तरफ से रेड फॉक्स की आवाज़ सुनाई दी और रिसीवर पर खामोशी तारी हो गई। जॉन मैकेंजो के साथ साथ जॉर्ज आर्नल्ड और सफ़ीर भी खामोश बैठे हुए थे।
तकरीबन 5 मिनट तक मुकम्मल खामोशी तारी रही। फिर रेड फॉक्स की आवाज़ सुनाई दी, वाइल्ड, क्या तुम लाइन पर हो? रेड फॉक्स की आवाज़ में इस बार इत्मीनान भरा हुआ था। यस सर, जॉन मैकेंजो ने मौदबाना लहजे में कहा। सुनो, मैंने नया प्रोग्राम सोच लिया है। अब सरदावर को एक और तरीके से निकाला जाएगा। पाकिस्तान के साथ एक मुल्क है आरान। सरदावर को हेलीकॉप्टर के जरिए उस मुल्क की सरहद पर पहुंचाया जाएगा, जहां से उस मुल्क का सफारत खाना उसे ले लेगा और फिर वहां से आसानी से उसे वेस्टर्न कॉर्मन पहुंचा दिया जाएगा। रेड फॉक्स ने कहा, लेकिन सर, हेलीकॉप्टर की सरहद की तरफ परवाज और फिर उसका वहां उतरना यहाँ के राडार चेक कर लेंगे। जॉन मैकेंजो ने कहा, नहीं, अगर एहतियात की जाए तो उनके होशियार होने से पहले ही काम हो सकता है। रेड फॉक्स ने जवाब देते हुए कहा, मगर सर, हेलीकॉप्टर तो सफारत खाने में मौजूद है। जैसे ही हेलीकॉप्टर यहाँ से परवाज करेगा वो लोग होशियार हो जाएंगे, क्योंकि आप उन्हें पहले ही बता चुके हैं कि सरदावर को ले जाने के लिए हमारे सफ़ीर साहब का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुआ है। जॉन मैकेंजो ने कहा, हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन रेड फॉक्स बात करते करते यूँ खामोश हो गया जैसे कुछ सोचने लग गया हो। सफ़ीर साहब कहाँ हैं? क्या वो तुम्हारे पास हैं? चंद बाद रेड फॉक्स ने पूछा। जी हाँ, मेरे पास ही तशरीफ़ रखते हैं, जॉन मैकेंजो ने जवाब देते हुए कहा। उन्हें रिसीवर दो, रेड फॉक्स ने कहा और जॉन मैकेंजो ने सर हिलाते हुए रिसीवर सफ़ीर साहब की तरफ बढ़ा दिया। यस, सफ़ीर साहब ने रिसीवर लेते ही इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, आप किराए के हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त कर सकते हैं, लेकिन इंतहाई खुफिया तरीके पर। रेड फॉक्स ने पूछा, यहाँ इस मुल्क में ऐसी कोई सर्विस नहीं जो किराए पर हेलीकॉप्टर देती हो? सफ़ीर ने जवाब देते हुए कहा, ओह, फिर तो सफारत खाने का ही हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा। मगर, रेड फॉक्स ने परेशान होकर कहा, आप चाहते क्या हैं? मुझे बताएं, शायद मैं कोई बेहतर हल तलाश कर सकूं। सफ़ीर ने संजीदा लहजे में कहा, मैं चाहता हूं कि फौरी तौर पर सरदावर को आरान और पाकिस्तान की मुश्तरका सरहद पर पहुंचा दिया जाए, लेकिन ये ज़रिया इंतहाई तेज़ रफ्तार और महफूज हो। रेड फॉक्स ने कहा, ऐसी सूरत में कार इस्तेमाल की जा सकती है। सफ़ीर ने जवाब दिया, नहीं, सफारत खाने की कार फ़ौरन चेक कर ली जाएगी और किराए की टैक्सी से काम चल नहीं सकता। दूसरी बात यह कि जनरल चेकिंग में भी कार फंस सकती है। रेड फॉक्स ने कहा, जनाब आप बेफिक्र रहें, जिस कोठी में सरदावर मौजूद हैं वो एक ऐसे आदमी की है जो इंतहाई बाएतमाद है और वेस्टर्न कॉर्मन का ख़ास आदमी है। उसकी यहाँ की सियासी, समाजी और आला हलकों में इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम है। दूसरे लफ्ज़ों में वो VIP है। अगर आप हुक्म करें तो वो अपनी कार में सरदावर को सरहद तक पहुंचा सकता है। उसकी कार भी चेक नहीं होगी। सफ़ीर ने जवाब दिया, ओह, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। कार सरहद तक कितनी देर में पहुंच जाएगी? रेड फॉक्स ने पूछा। ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटों में जनाब, सफ़ीर ने जवाब दिया। ओके, आप सरदावर को सरहदी चौकी पर पहुंचा दें, वहाँ से उसे ले लिया जाएगा, मैं वहाँ का इंतज़ाम कर दूंगा। रेड फॉक्स ने मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा, कोई कोड वगैरह तय कर लें जनाब, ऐसा ना हो कि सरदावर गलत हाथों में पहुँच जाएं। सफ़ीर ने कहा, अब जॉन मैकेंजो साहब को भी कार में ही भिजवा दें, उसकी मौजूदगी में कोड की ज़रूरत नहीं है, उसका असिस्टेंट वही मौजूद होगा। रेड फॉक्स ने जवाब दिया, ओके सर, मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ। सफ़ीर ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, रिसीवर वाइल्ड को दें। रेड फॉक्स ने कहा और सफ़ीर साहब ने रिसीवर जॉन मैकेंजो की तरफ बढ़ा दिया और ख़ुद उठकर उसी दरवाजे की तरफ बढ़ गए जिधर से आए थे। यस सर। रिसीवर लेते ही जॉन मैकेंजो ने कहा, जॉन, तुम कार में साथ जाना, इंतहाई होशियारी की ज़रूरत है। सरहदी चौकी पर पहुंचने की बजाय उससे शमाल मगरिब की तरफ चल पड़ना। तकरीबन 30 मील दूर एक पुराना किला है, वहाँ तुम्हें होप मिलेगा। वहाँ मैं उसे खसूसी तैयारे पर आरान भेज रहा हूँ। वो आरान में हमारे सफारत खाने की कार लेकर वहाँ पहुँच जाएगा। वहाँ से खसूसी तैयारे के ज़रिए तुम सरदावर को लेकर यहाँ वेस्टर्न कॉर्मन पहुँच जाओगे। रेड फॉक्स ने हिदायत देते हुए कहा, बेहतर जनाब। जॉन मैकेंजो ने कहा, जब कार वहाँ से रवाना हो तो सफ़ीर साहब मुझे इतला देंगे ताकि मुझे सही अंदाज़ा हो सके। रेड फॉक्स ने कहा, बेहतर, मैं सफ़ीर साहब को कह देता हूँ। जॉन मैकेंजो ने जवाब दिया, ओके, गुड बाय। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही रास्ता ख़त्म हो गया और जॉन मैकेंजो ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। सफ़ीर साहब कहाँ गए हैं? जॉन मैकेंजो ने रिसीवर रखकर जॉर्ज आर्नल्ड से मुखातिब होकर पूछा, जो अब तक मुसलसल खामोश बैठा हुआ था। मेरे ख्याल में इंतज़ामात के लिए गए हैं। फजल हुसैन से उनका ही बराह रास्त ताल्लुक़ है। जॉर्ज आर्नल्ड ने जवाब दिया। ठीक है, जॉन मैकेंजो ने सर हिलाते हुए जवाब दिया और कमरे में खामोशी तारी हो गई। अब मेरा फजल हुसैन की कोठी तक पहुंचना मसला है। ऐसा ना हो कि सफारत खाने की निगरानी की जा रही हो। चंद लम्हों बाद जॉन मैकेंजो ने चौंकते हुए कहा, उसे अचानक इस बात का ख्याल आ गया था
ओह, ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल आप फिक्र न करें, सफारत खाने से एक खुफिया सुरंग यहाँ से तीसरी कोठी में जाती है। आपको उस सुरंग के जरिए उस कोठी तक पहुँचा दिया जाएगा और फिर वहाँ से आपको कार के जरिए भिजवा दिया जाएगा। इस तरह निगरानी करने वालों को बिल्कुल शक न हो सकेगा। आर्नल्ड ने कहा। फिर ठीक है, जॉन मैकेन्ज़ो ने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा। वो सोच रहा था कि एक आदमी को मुल्क से निकालने के लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। वैसे वो दिल ही दिल में इमरान की बेपनाह जहानत का कायल हो गया था कि किस तरह उसने उसकी आवाज़ और लहजे की नकल करके न सिर्फ सारी बात मालूम कर ली, बल्कि रेड फॉक्स जैसे काहियाँ शख्स को भी चक्कर दे दिया। इमरान ने कार वेस्टर्न कारमन के सफारत खाने से तकरीबन एक ब्लॉक पहले रोक दी और फिर दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। चला में तब गौर से सफारत खाने की इमारत और उसी के इर्द गिर्द के माहौल को चेक करता रहा। सफारत खाना एक बड़ी अजीमुशान कोठी में बनाया गया था। कोठियों की एक तवील कितार थी जिसके तकरीबन दरमियान में सफारत खाने वाली कोठी थी। हर कोठी के दरमियान 100 गज का फासला था और दरमियानी प्लाट को सिर्फ बाग के लिए छोड़ा गया था। सफारत खाने की दीवारें खासी ऊंची थीं। गेट से बाहर 2 मुसल्लह अफराद बड़े चौकन्ने अंदाज में खड़े थे। इमरान तेजी से आगे बढ़ता चला गया। अभी वो थोड़ी ही दूर चला होगा कि अचानक सफदर ने उसे पुकारा। सफदर की आवाज़ उसे ऊपर सुनाई दी थी।